क्या आपको लगता है कि आप आज की बीमारियों के बारे में सब कुछ जानते हैं? बहुत से लोगों का मानना है कि डायबिटीज यानी मधुमेह सिर्फ आज के फास्ट फूड और सुस्त जीवन शैली की देन है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा झूठ है। हकीकत तो यह है कि प्राचीन काल के हकीमों और वैद्यों ने हजारों साल पहले ही इस बीमारी को पहचान लिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके पास इसका इलाज भी था। बिना किसी आधुनिक मशीन, बिना किसी लैब और बिना किसी केमिकल वाली दवा के। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करेंगे जिनका नाम सुनकर बीमारियां भी कांपती थी। महान इब्न सीना, जिन्हें दुनिया अविसेना के नाम से जानती है। आज हम उन रहस्यों को खोलेंगे जो सदियों से पुराने मखतूतों और किताबों में दबे हुए थे। आप जानेंगे कि 11वीं सदी में बढ़े हुए शुगर का इलाज कैसे किया जाता था। यकीन मानिए, ये तरीके चिकित्सा के प्रति आपका नजरिया बदल देंगे। क्या आप उस सच को जानने के लिए तैयार हैं जिसे इतने लंबे समय तक छुपाया गया? हमें अभी कमेंट्स में बताइए, क्या आप प्राचीन चिकित्सा पद्धति की शक्ति पर भरोसा करते हैं? अपने विचार लिखें और चलिए शुरू करते हैं हमारी यह खास पड़ताल। अविसेना की प्रतिभा को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा। कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले का दौर, 11वीं सदी। उस समय की चिकित्सा विज्ञान दर्शन, धर्म और बारीकी से किए गए निरीक्षणों का एक मिलाजुला रूप थी। इसी दौर में उदय हुआ इब्न सीना का। उन्होंने द कैनन ऑफ मेडिसिन नाम की एक मशहूर किताब लिखी जो अगले 500 सालों तक पूरी दुनिया के डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी गाइड बनी रही। अविसेना ने यूनानी, रोमन और भारतीय चिकित्सा पद्धति के ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन उन्होंने सिर्फ नकल नहीं की, बल्कि हर जानकारी को खुद प्रयोग करके परखा। उनके अस्पताल में हर तरह के मरीज आते थे। उन्हीं में से एक रहस्यमयी बीमारी थी, शरीर का धीरे धीरे सूखना। लोग लगातार प्यासे रहते थे और खूब खाने के बावजूद उनका वजन कम होता जाता था। अविसेना पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस स्थिति का सटीक विवरण दिया। उन्होंने समझ लिया था कि समस्या शरीर के बहुत गहरे हिस्से में है। उस जमाने के हकीम इंसुलिन शब्द से वाकिफ नहीं थे, लेकिन वे ये अच्छी तरह जानते थे कि शरीर पोषण को सोखने की क्षमता खो चुका है। तो चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इस महान चिकित्सक ने इस घातक बीमारी को कैसे पहचाना और कैसे इसे मात दी। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले, जब न ग्लूकोमीटर थे और न ही खून की जांच की कोई मशीन, तब डॉक्टर बीमारी का पता कैसे लगाते थे? महान हकीम इब्न सीना, एविसेना का अपना एक खास तरीका था जिसके बारे में जानना वाकई रोमांचक है। उस दौर में एक हकीम के लिए बेहद चौकन्ना और बारीक नजर वाला होना जरूरी था। सबसे पहले वे मरीज से उसकी तकलीफों के बारे में बात करते थे। सबसे मुख्य लक्षण जिस पर वे ध्यान देते थे वो थी ऐसी प्यास जो कभी न बुझे। इब्न सीना ने इसे कुछ इस तरह बताया कि मरीज घड़ों के घड़े पानी पी जाता है, फिर भी उसकी प्यास शांत नहीं होती। ऐसा लगता था जैसे पानी शरीर के अंदर रुकने के बजाय बस सीधा बाहर निकल रहा हो। दूसरा संकेत था महक। पुराने समय के डॉक्टर मरीज को सूंघ कर उसकी हालत का अंदाजा लगाते थे। अगर डायबिटीज गंभीर होती तो मरीज के मुंह से सड़े हुए सेब जैसी गंध आती थी। आज के विज्ञान में हम इसे एसीटोन की गंध कहते हैं। और अंत में वो तरीका जो आज हमें सबसे हैरान कर देता है, पेशाब को छकना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। उस वक्त हकीमों को मरीज के पेशाब का स्वाद चखना पड़ता था। अगर वह शहद की तरह मीठा होता तो बीमारी साफ थी। इब्न सीना इस बीमारी को मीठा पेशाब या मधुमेह कहते थे। यही नहीं, हकीम अक्सर पेशाब को चींटियों के बिल के पास जमीन पर डाल देते थे। अगर चींटियां वहां खींची चली आती तो यह इस बात का सबूत होता कि उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। हैरानी की बात है कि बिना किसी आधुनिक तकनीक के, सिर्फ अपनी गहरी समझ और सूझबूझ से वे बिल्कुल सटीक डायग्नोसिस कर लेते थे। निदान होने के बाद इब्न सिना, अविसिन्ना, बीमारी की जड़ तलाशते थे।
यही हमारा सामना 4 द्रव्यों के उस प्राचीन सिद्धांत से होता है। उस दौर के चिकित्सकों का मानना था कि हमारा शरीर 4 तरल पदार्थों से नियंत्रित होता है: रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। जब ये चारों संतुलन में होते हैं तो इंसान स्वस्थ रहता है और इनका असंतुलन ही बीमारी का कारण बनता है। इब्न सिना ने मधुमेह यानी डायबिटीज को एक गर्म और शुष्क बीमारी माना था। उनका मानना था कि शरीर में जरूरत से ज्यादा हानिकारक गर्मी पैदा हो जाती है, जो अंदरूनी अंगों को झुलसाने लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी आग की जो जमीन की नमी सोख लेती है। ठीक वैसे ही यह बीमारी मरीज के शरीर को सुखा देती थी। इब्न सिना के अनुसार इसका सबसे बुरा असर गुर्दों और लिवर पर पड़ता था। उन्होंने लिखा कि गुर्दे अपनी रोकने की शक्ति खो देते हैं। वे न तो पानी को सही तरह से छान पाते हैं और न ही पोषक तत्वों को शरीर में रोक पाते हैं। वहीं लिवर बहुत अधिक गर्म खून बनाने लगता है। यह गर्मी इंसान को अंदर से बेचैन करती है और वह लगातार ठंडक की तलाश करता है। यही वजह है कि मरीज बार बार पानी पीता है, लेकिन फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। बीमारी की इस गर्म प्रकृति को समझना ही इसके इलाज की असली चाबी थी। इब्न सिना की पूरी उपचार पद्धति केवल एक ही सिद्धांत पर टिकी थी: शरीर को ठंडक पहुंचाना और उसकी खोई हुई नमी को वापस लौटाना। उनके द्वारा बताए गए हर नुस्खे में यही सिद्धांत सबसे प्रमुख था। ये जानकर हैरानी होती है कि इब्न सीना ने सदियों पहले मधुमेह के बारे में एक ऐसी खोज की थी जिसे आधुनिक विज्ञान ने बहुत बाद में स्वीकार किया। उन्होंने इस बीमारी का सीधा संबंध गहरे मानसिक तनाव से जोड़ा था। महान हकीम ने अपने लेखों में बताया कि मीठा पेशाब यानी डायबिटीज अक्सर किसी बड़े सदमे के बाद दिखाई देती है, जैसे किसी प्रियजन को खोना या अचानक कारोबार में सब कुछ बर्बाद हो जाना। उनका मानना था कि गहरा दुख और डर इंसान की जीवन शक्ति को सोख लेते हैं। इससे लीवर की कार्यप्रणाली बिगड़ जाती है और शरीर का संतुलन खराब हो जाता है। यह कितनी सटीक बात थी! आज हर डॉक्टर जानता है कि तनाव शुगर लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन इंसुलिन के काम में रुकावट डालता है। प्राचीन काल के इस महान चिकित्सक ने केवल इंसानों के व्यवहार को देखकर ही इस गहरे रहस्य को समझ लिया था। इसीलिए उनका इलाज हमेशा मन की शांति से शुरू होता था। इब्न सीना अपने मरीजों को गुस्सा करने या निराश होने से सख्ती से मना करते थे। इसके बजाय वे उन्हें अच्छी बातें करने, मधुर संगीत सुनने और शांत बगीचों में टहलने की सलाह देते थे। बहते पानी की आवाज सुनना और प्रकृति के बीच समय बिताना उनकी नजर में नसों को सुकून देने के लिए जरूरी था। जब मरीज का मानसिक संतुलन पूरी तरह ठीक हो जाता, केवल तभी वह शारीरिक उपचार और दवाओं की शुरुआत करते थे। चलिए अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण साधन की जो प्राचीन वैद्यों के पास था। वह है हमारा खान पान। जी हाँ, एक सख्त डाइट। इब्न सीना अविसेना का एक अटूट नियम था। किसी भी बीमारी का इलाज सही पोषण से ही शुरू होता है। उनका मानना था कि यदि रोगी अपनी खाने की आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो दुनिया की कोई भी जड़ी बूटी उसे ठीक नहीं कर सकती। आज के दौर में भी यह बात कितनी सटीक बैठती है ना? मधुमेह यानी डायबिटीज के इलाज के लिए इब्न सीना ने एक विशेष डाइट चार्ट तैयार किया था। इस डाइट का मुख्य उद्देश्य शरीर को ठंडक पहुंचाना था। जैसा कि हमें याद है, उस दौर में डायबिटीज को एक गर्म बीमारी माना जाता था। इसलिए भोजन ऐसा होना चाहिए था जो शरीर को शीतलता और नमी दे। इसीलिए वे अपने मरीजों को जौ का पानी पीने की सलाह देते थे। यह सिर्फ एक साधारण पेय नहीं, बल्कि एक असरदार दवा थी। जौ को एक विशेष विधि से तब तक उबाला जाता था जब तक कि पानी गाढ़ा और लसदार न हो जाए। यह तरल पदार्थ पेट की अंदरूनी परत को सहलाता था, सूजन को कम करता था और शरीर की आंतरिक गर्मी को शांत करता था। मरीजों को यह काढ़ा हर दिन पीना पड़ता था। आज का विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। यह शरीर में धीरे धीरे पचता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने नहीं देता। इस तरह
इब्न सीना ने अनजाने में ही सही डायबिटीज के रोगियों के लिए एक बेहतरीन सुपरफूड चुन लिया था। यह स्वास्थ्य की ओर उनका पहला कदम था और इस कदम के लिए मरीज को बहुत कड़े अनुशासन की जरूरत थी। लेकिन बीमार व्यक्ति के लिए आखिर किन चीजों का सेवन पूरी तरह वर्जित था? इब्न सीना, अविसेना द्वारा बनाई गई प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की सूची अपनी सख्ती से हैरान कर देने वाली है। वे बखूबी जानते थे कि मीठा ऐसे रोगियों के लिए जानलेवा साबित होता है। उन्होंने शहद के सेवन पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। साथ ही खजूर, मीठे अंगूर और अंजीर भी पूरी तरह मना थे। हर तरह की मिठाई पर कड़ा प्रतिबंध था, पर बात सिर्फ मीठे तक ही सीमित नहीं थी। इब्न सीना ने उन सभी चीजों को आहार से बाहर कर दिया था जो शरीर में गर्मी पैदा करती है। भारी और वसायुक्त मांस जैसे मटन या सूअर का मांस पूरी तरह वर्जित था। तीखे मसालों की भी सख्त मनाही थी। लहसुन, प्याज और मिर्च को मरीज की थाली से हटा दिया जाता था। उनका मानना था कि ये तीखी चीजें शरीर की आंतरिक अग्नि को भड़काती हैं और प्यास को और बढ़ा देती है। शराब पीना भी सख्त मना था। प्राचीन हकीमों और वैद्यों के अनुसार शराब लिवर को भारी नुकसान पहुंचाती है, जबकि मधुमेह, डायबिटीज में लिवर पहले ही अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहा होता है। यदि कोई रोगी इन नियमों का पालन नहीं करता था, तो इब्न सीना उसका इलाज करने से इनकार कर देते थे। उन्होंने लिखा था कि शहद वाली पेशाब की बीमारी में खाने पीने में लापरवाही करना सीधे मौत को गले लगाने जैसा है। मरीजों को अपनी खानपान की आदतों को पूरी तरह बदलना पड़ता था। यह बात एक बार फिर साबित करती है कि अच्छी सेहत के लिए कोई जादू की पुड़िया नहीं आती। आज से 1000 साल पहले भी तंदुरुस्ती के लिए खुद पर नियंत्रण और कड़े अनुशासन की उतनी ही जरूरत थी जितनी आज है। इब्न सिना ने वर्जित खानपान के बजाय अपनी एक खास चिकित्सीय पाक शैली विकसित की थी। वे अपने मरीजों को खूब सारी ताजी सब्जियां खाने की सलाह देते थे। उनका सबसे ज्यादा जोर खीरा, कद्दू और पालक जैसी सब्जियों पर रहता था। प्राचीन हकीमों का मानना था कि ये चीजें तासीर में ठंडी होती हैं। इनमें पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये शरीर को अंदर से तरोताजा कर देती है। उनकी चिकित्सा में खट्टे खाद्यों का भी विशेष महत्व था। इब्न सिना का मानना था कि खट्टा स्वाद शरीर की अंदरूनी जलन को शांत करता है और सुस्त अंगों में कसावट लाता है। इसीलिए मरीजों को अक्सर दही या मट्ठा दिया जाता था। वे ताजा पनीर और छाछ के सेवन पर भी बहुत बल देते थे। जहां तक मांसाहार की बात है, तो केवल हल्का और सुपाच्य भोजन ही दिया जाता था। इसमें उबली हुई मछली या छोटे पक्षियों जैसे कि मुर्गी या तीतर का मांस शामिल था। लेकिन इन्हें पकाने का तरीका भी विशेष था। मछली को कभी तला नहीं जाता था, बल्कि हमेशा उबाल कर ही पकाया जाता था, क्योंकि तला हुआ खाना शरीर की गर्मी को और बढ़ा देता है। अक्सर शोरबे में थोड़ा सिरका या अनार का खट्टा रस मिलाया जाता था। इस तरीके से पेट और आंतों पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता था। शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते थे और वह भीतर से ज्यादा गर्म भी नहीं होता था। साथ ही वे थोड़े थोड़े अंतराल पर कम मात्रा में खाने की सलाह देते थे। दिलचस्प बात यह है कि आज के डाइटिशियन भी डायबिटीज के मरीजों को बिल्कुल इसी तरह के खानपान की सलाह देते हैं। इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती थी प्यास। हकीम इब्न सीना, जिन्हें एविसेना के नाम से भी जाना जाता है, उनके मरीज दिन भर में 10-10 लीटर तक पानी पी जाते थे। इसके बावजूद उनका मुंह और गला हमेशा सूखा ही रहता था। सादा पानी उन्हें कोई राहत नहीं देता था। इतना ही नहीं, एविसेना ने एक बड़ी ही अजीब बात गौर की। मरीज जितना ज्यादा पानी पीता, उसके गुर्दों पर उतना ही ज्यादा दबाव बढ़ाता, जिससे उसका शरीर अंदर से और भी कमजोर होने लगता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही समझदारी भरी तरकीब निकाली। उन्होंने मरीजों को ढेर सारा ठंडा और सादा पानी पीने से मना कर दिया। इसकी जगह उन्होंने कुछ खास तरह के पेय तैयार किए, जिनका मकसद प्यास के एहसास को चकमा देना
और शरीर के भीतर नमी को रोक कर रखना था। इनमें सबसे मुख्य था गुलाब की पंखुड़ियों से तैयार किया गया जल। गुलाब जल में हल्के कसैले गुण होते हैं जो पेट को ठंडक पहुंचाते हैं और गले के सूखेपन को खत्म करते हैं। इसके अलावा अक्सर पानी में थोड़ा खट्टा सेब का रस या नींबू की कुछ बूंदें मिलाई जाती थीं। इस खटास की वजह से मुंह में लार ज्यादा बनती थी, जिससे बार बार गला सूखना बंद हो जाता था। मरीजों को सलाह दी जाती थी कि वे पानी को एक साथ न गटके बल्कि छोटे छोटे घूंट लेकर पिए। पानी को निगलने से पहले उसे कुछ देर मुंह में ही रखना होता था। इस आसान लेकिन जीनियस तरीके ने पानी की खपत को काफी कम कर दिया। इस तरह उस महान हकीम ने बीमार गुर्दों पर पानी डीडीएचने वाले बोझ को कम किया और उन्हें पूरी तरह खराब होने से बचा लिया। लेकिन इलाज केवल खान पान तक ही सीमित नहीं था। इब्न सिना, अविसेना बखूबी जानते थे कि शरीर को सक्रिय रखना कितना जरूरी है। हालांकि कसरत को लेकर उनका नजरिया बहुत ही सटीक था। मधुमेह के रोगियों के लिए जरूरत से ज्यादा थकना मना था, क्योंकि भारी शारीरिक मेहनत एक कमजोर व्यक्ति की बची कुची ऊर्जा को भी खत्म कर सकती थी। इसीलिए वे हल्की लेकिन नियमित कसरत की सलाह देते थे। व्यायाम के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता था, जब सूरज की तपिश शुरू न हुई हो और हवा में ताजगी भरी ठंडक हो। मरीजों को सामान्य गति से टहलने को कहा जाता था, लेकिन उससे भी बेहतर थी धीमी चाल से घुड़सवारी करना। हकीम इब्न सिना का मानना था कि घोड़े की सवारी के दौरान शरीर को मिलने वाले हल्के झटके पाचन को सुधारते हैं और रक्त संचार को सही रखते हैं। कसरत कितनी करनी है, इसकी पहचान पसीने से होती थी। जैसे ही माथे पर पसीने की पहली बूंद दिखाई देती, कसरत तुरंत रोक देनी चाहिए थी। ज्यादा पसीना निकलना सेहत के लिए बेहद खतरनाक माना जाता था, क्योंकि मधुमेह के कारण शरीर पहले ही मूत्र के जरिए काफी तरल पदार्थ खो चुका होता था। ऐसे में पसीने के रूप में और नमी खोना जानलेवा हो सकता था। इसलिए थका देने वाली कसरत की जगह केवल सहज और धीमी गतिविधियों पर जोर दिया जाता था। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि हल्की एरोबिक एक्सरसाइज कोशिकाओं की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। इब्न सिना ने सदियों पहले अपनी सूझबूझ से इस सच्चाई को पहचान लिया था। चलिए अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प विषय की, इब्न सिना का प्राचीन दवाखाना। शुगर कम करने के लिए वे किस जड़ी बूटी का उपयोग करते थे? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। इब्न सिना की सबसे प्रमुख औषधियों में से एक, पर आज आधुनिक विज्ञान भी बड़े स्तर पर शोध कर रहा है, वह औषधि है मेथी, फेन्यूग्रीक। दुनिया के कई हिस्सों में इसे शांबला या मेथी दाना भी कहा जाता है। एविसेना ने अपने ग्रंथों के कई पन्ने इस पौधे की खूबियों को बताने में समर्पित किए हैं। वे अपने मरीजों को मेथी के दानों का काढ़ा पीने की सलाह देते थे और इसके नतीजे वाकई अद्भुत थे। मरीजों की सेहत में तेजी से सुधार होता था और बार बार प्यास लगने की समस्या भी खत्म हो जाती थी। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि मेथी के दानों में विशेष फाइबर होते हैं। ये फाइबर आंतों में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। साथ ही मेथी में ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो पैनक्रियास को अधिक इंसुलिन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मतलब है कि 1000 साल पहले भी हकीम एक प्राकृतिक इंसुलिन स्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। मशहूर हकीम सलाह देते थे कि इन दानों को पीसकर बारीक पाउडर बना लिया जाए। इस पाउडर को पानी के साथ लिया जाता था या फिर औषधीय रोटियों में मिलाकर खाया जाता था। हालांकि यह स्वाद में काफी कड़वा और तेज था, लेकिन मरीज इसे बिना किसी शिकायत के लेते थे, क्योंकि यह औषधि उन्हें नई ऊर्जा देती थी और लंबी उम्र का जरिया बनती थी। महान हकीम इब्न सीना के खजाने में सिर्फ मेथी ही इकलौता इलाज नहीं था। उनका दूसरा सबसे असरदार नुस्खा था ल्यूपिन। इस पौधे के फूल तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन इसके बीज बहुत कड़वे होते हैं और यही कड़वाहट इब्न सीना को सबसे ज्यादा पसंद थी।
प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अनुसार कड़वा स्वाद, शरीर के भारीपन और खून की अत्यधिक मिठास को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ल्यूपिन के बीजों में मौजूद कड़वाहट और उसके जहरीलेपन को दूर करने के लिए उन्हें कई दिनों तक पानी में भिगोया जाता था। इसके बाद उन्हें उबाल कर मरीजों को दिया जाता था। इब्न सीना का मानना था कि ल्यूपिन शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और अंदरूनी अंगों की गहराई से सफाई करता है। हैरानी की बात तो यह है कि आज का आधुनिक विज्ञान भी सदियों पुरानी इस बात की पुष्टि कर रहा है। 21वीं सदी के शोधों से पता चला है कि ल्यूपिन के बीजों में गामा कॉन्ग्लूटिन नाम का एक खास प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन शरीर में लगभग कुदरती इंसुलिन की तरह ही काम करता है। ये खून से ग्लूकोज को सोखने में शरीर की कोशिकाओं की मदद करता है, जिससे शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। इब्न सीना को आज के केमिकल फॉर्मूले तो नहीं पता थे, लेकिन उनके वर्षों के अनुभव ने यह साबित कर दिया था कि ल्यूपिन वाकई शरीर पर जादुई असर करता है। वे अक्सर ल्यूपिन के पाउडर को जौ के आटे के साथ मिलाकर एक खास किस्म की औषधीय रोटी तैयार करते थे। ये थोड़ी कड़वी रोटी मरीजों के लिए सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली दवा का काम करती थी। जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा जलन की शिकायत होती थी, उनके लिए अनार का उपयोग किया जाता था। मशहूर हकीम अविसेना अनार के पेड़ को डायबिटीज के मरीजों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा मानते थे। इसमें अनार का हर हिस्सा काम में लाया जाता था, चाहे वो दाने हो, जूस हो, छिलका हो या फिर उसके फूल। प्यास बुझाने के लिए मरीजों को अनार का खट्टा रस दिया जाता था। यह पेट की कमजोरी को दूर करता था और खून में एक नई ताजगी भर देता था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात थी इसके छिलकों का इस्तेमाल। अनार के छिलकों को छांव में सुखाकर बारीक पीस लिया जाता था। यह पाउडर उन मरीजों को दिया जाता था जिन्हें बार बार पेशाब आने की समस्या होती थी। अनार के छिलके में भरपूर मात्रा में टैनिन होता है, जिसमें जबरदस्त कसैलापन होता है। यह तत्व शरीर के ऊतकों, टिश्यूज को मजबूती देता है, जिससे किडनी बेहतर तरीके से काम कर पाती है। इसके अलावा खट्टा अनार एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। हाई शुगर की वजह से शरीर की नसें बहुत जल्दी कमजोर होने लगती हैं और अनार का रस इन नसों को नुकसान से बचाता है। अविसेना अक्सर बिना चीनी वाला अनार का गाढ़ा सिरपा पीने की सलाह देते थे। मरीज इस खट्टे कांढे को हर बार खाना खाने से पहले एक चम्मच लेते थे। इससे पेट पाचन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता था और बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिलती थी। जब बीमारी बहुत गंभीर रूप ले लेती थी, तब इब्न सीना कुछ दुर्लभ और खास नुस्खों का इस्तेमाल करते थे। ऐसा ही एक खास उपाय था कपूर। पुराने समय में कपूर को विशेष पेड़ों की लकड़ी से निकाला जाता था और उस दौर में यह सोने के समान कीमती माना जाता था। कपूर अपनी तेज महक और जबरदस्त ठंडक के लिए जाना जाता है। इब्न सीना ने इसे अत्यधिक शीतलता देने वाली औषधि की श्रेणी में रखा था। जब मरीज का शरीर अंदरूनी जलन से बुरी तरह तप रहा होता था, तब कपूर ही उनकी आखिरी उम्मीद होती थी। हालांकि वे इसे बड़ी मात्रा में खाने की सलाह नहीं देते थे, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता था। इसके बजाय कपूर का इस्तेमाल बाहरी तौर पर किया जाता था। वे कपूर से खास मरहम और लेप तैयार करते थे, जिसे लिवर और कमर के निचले हिस्से यानी गुर्दों के स्थान पर लगाया जाता था। एविसेना का मानना था कि कपूर की यह ठंडक त्वचा के रास्ते शरीर के भीतर तक पहुंचती है और बीमार अंगों की जलन को शांत कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे मरीज को कपूर का एक टुकड़ा सूंघने के लिए भी देते थे। माना जाता था कि इसकी तेज और ठंडी खुशबू दिमाग को सुकून देती है, जिससे घबराहट कम होती और नींद आने में मदद मिलती थी। चूंकि इस बीमारी में बार बार पेशाब आने के कारण मरीज की नींद पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए इब्न सीना हर संभव कोशिश करते थे कि वे मरीज को रात की चैन भरी नींद दे सकें। जब हम नींद की बात करते हैं, तो मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगियों के लिए एक खास दिनचर्या का जिक्र करना जरूरी है। महान चिकित्सक इब्न सीना नींद को बहुत अधिक महत्व देते थे।
उनका मानना था कि सोते समय हमारा शरीर खुद ही बीमारी से लड़ता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। उनके अनुसार अगर नींद पूरी न हो तो किसी भी इलाज का असर नहीं होता। लेकिन सवाल यह है कि अगर प्यास से गला सूख रहा हो तो नींद कैसे आएगी? इसके लिए वे मरीज को ठंडे कमरे में सोने की सलाह देते थे। बिस्तर को आग या अंगीठियों से दूर रखा जाता था। अक्सर मरीज के सिरहाने ठंडे पानी के बर्तन रखे जाते थे, जिनमें कमल या बनपशा, वायलट के फूल डाले जाते थे। इन फूलों की महक और पानी की नमी हवा को ताजा रखती थी, जिससे सांस लेना आसान हो जाता था। दिन में भरे पेट सोना पूरी तरह वर्जित था। इब्न सीना का मानना था कि भारी भोजन के बाद दिन में सोने से शरीर में दूषित रस बनते हैं और अंदरूनी गर्मी बढ़ती है। इसलिए गहरी नींद केवल रात के लिए थी। सोने से ठीक पहले मरीज के शरीर पर गुलाब या बनफशा के ठंडे तेल से हल्की मालिश की जाती थी, ताकि तंत्रिका तंत्र को सुकून मिले। अगर किसी को फिर भी नींद आने में परेशानी होती तो उसे सलाद के बीजों, लेट्यूस सीड्स का हल्का काढ़ा दिया जाता था। यह प्राचीन नुस्खा शरीर को आराम देकर प्राकृतिक रूप से सुलाने में मदद करता था। रात की यह भरपूर नींद शरीर को अगले दिन बढ़ी हुई शुगर से लड़ने की ताकत देती थी। इस तरह बीमारी के खिलाफ दिन रात का एक सुरक्षा घेरा तैयार किया जाता था। इलाज के दौरान शरीर की बाहरी सफाई पर खास ध्यान दिया जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इब्न सिना, अविसेना इलाज के लिए हम्माम यानी पारंपरिक स्नान का काफी इस्तेमाल करते थे। लेकिन शुगर के मरीजों के लिए हम्माम के नियम बिल्कुल अलग थे। उन्हें तेज गर्म भाप वाले कमरे में जाने की सख्त मनाही थी, क्योंकि गर्म हवा उनकी हालत तुरंत बिगाड़ सकती थी। मरीजों को केवल हल्के गर्म और आरामदायक कमरों में ही ले जाया जाता था। यह मकसद पसीना बहाना नहीं, बल्कि शरीर को हल्की गर्माहट देना और रोम छिद्रों यानी पोर्स को खोलना था। इब्न सिना का मानना था कि इन रोम छिद्रों के जरिए शरीर की दूषित हवा और बीमारियों का असर बाहर निकल जाता है। हम्माम में मरीज की बड़ी सावधानी से मालिश की जाती थी। इसके लिए खुरदरे दस्तानों का इस्तेमाल होता था, लेकिन दबाव बहुत हल्का रखा जाता था, ताकि मरीज की सूखी त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे। अक्सर शुगर की वजह से शरीर में, खासकर पैरों में खून का दौरा धीमा पड़ जाता है। यह मालिश खून के बहाव को बेहतर बनाने और सुन्न पड़ते अंगों की संवेदनशीलता वापस लाने में मदद करती थी। इस सिकाई और मालिश के बाद शरीर पर तिल या बादाम जैसे कुदरती तेलों से अच्छी तरह मालिश की जाती थी। इससे त्वचा में नमी बनी रहती थी और वह रूखी नहीं होती थी, जो कि शुगर के मरीजों के लिए एक बड़ी समस्या है। इस तरह हम्माम उनके लिए सिर्फ साफ सफाई का जरिया नहीं, बल्कि नसों और रक्तवाहिकाओं को सेहतमंद रखने की एक मुकम्मल फिजियोथेरेपी थी। हाई ब्लड शुगर की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है पैरों पर होने वाला इसका बुरा असर, जिसे आज हम डायबिटिक फुट के नाम से जानते हैं। हजारों साल पहले भी लोग उन जख्मों और छालों से जूझते थे जो जल्दी ठीक नहीं होते थे। उस दौर में एक मामूली सी खरोंच भी जानलेवा गैंग्रीन का रूप ले सकती थी। मशहूर हकीम इब्न सिना, एविसेना के सामने अक्सर ऐसे मामले आते थे और उनके पास अंगों को बचाने के अपने खास तरीके थे। वे मरीजों को नंगे पैर चलने की सख्त मनाही करते थे। उनका मानना था कि पैरों की हिफाजत अपनी आंखों की तरह करनी चाहिए। अगर शरीर पर कोई घाव हो जाता तो वे उसका तुरंत इलाज शुरू कर देते। इब्न सिना ऐसे जख्मों पर कभी भी गर्म तासीर वाले मलहम का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे घाव को गुलाब जल और सिरके के मिश्रण से धोते थे, क्योंकि सिरका बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत असरदार था। इसके बाद घाव पर एलोवेरा और मुर, एक खास प्राकृतिक राल का लेप लगाया जाता था। एलोवेरा अपने हीलिंग गुणों के लिए मशहूर था और मुर एक प्राचीन एंटीबायोटिक की तरह काम करता था, जो मांस को सड़ने से रोकता था। घाव को हमेशा साफ सूती या लिनेन के कपड़े से बांधा जाता और पट्टियां दिन में 2 बार बदली जाती थीं। इब्न सिना दूसरे वैद्यों को आगाह करते थे कि अगर घाव काला पड़ जाए तो इसका मतलब है
कि वहां के ऊतक टिश्यूज मर चुके हैं। ऐसे में जान बचाने के लिए सर्जरी ही आखिरी रास्ता बचता था। लेकिन उनके इन कारगर नुस्खों की बदौलत अनगिनत मरीज अपने पैरों को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे। यह समझना बहुत जरूरी है कि इब्न सीना एविसेना कोई जादूगर नहीं थे, बल्कि एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब अल कानून में पूरी ईमानदारी से लिखा था कि अगर मधुमेह यानी डायबिटीज बेहद गंभीर और पुरानी हो जाए तो उसे पूरी तरह ठीक करना लगभग नामुमकिन है। अगर कोई मरीज तब डॉक्टर के पास आए जब उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची हों, तो उस दौर का चिकित्सा विज्ञान भी बेबस हो जाता था। प्राचीन काल के इस डॉक्टर ने अपनी सीमाओं को बखूबी स्वीकार किया था। लेकिन अगर बीमारी की पहचान शुरुआती दौर में ही हो जाती, तो इसके नतीजे वाकई हैरान कर देने वाले होते थे। सख्त परहेज, कड़वी जड़ी बूटियों का काढ़ा और एक अनुशासित जीवन शैली किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मरीज दोबारा एक सामान्य जीवन जीने लगते थे। उनकी बेतहाशा प्यास बुझ जाती थी। शरीर का वजन फिर से स्वस्थ तरीके से बढ़ने लगता था और उनके पेशाब में मिठास आना बंद हो जाती थी। देखा जाए तो इब्न सीना बीमारी को इस हद तक काबू कर लेते थे कि वह पूरी तरह शांत हो जाती थी। उन्होंने बीमारी को एक कोने में धकेल कर उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन इसकी एक बड़ी शर्त थी। मरीज को जीवन भर उन नए नियमों का पालन करना पड़ता था। जैसे ही कोई अनुशासन तोड़ता, शराब पीने लगता या मीठे खजूर खाने शुरू करता, बीमारी दोगुनी ताकत के साथ वापस हमला कर देती। एंडोक्रिनोलॉजी का यह सुनहरा नियम आज से 1000 साल पहले ही तय कर दिया गया था। डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक नया तरीका है। और जो इंसान इस सच्चाई को अपना लेता है, जीत उसी की होती है। चलिए, एक प्राचीन महान विद्वान और आज के डॉक्टरों के नजरिए की तुलना करते हैं। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें कितनी समानताएं हैं। आज की आधुनिक चिकित्सा कहती है, वजन कम करें और कार्बोहाइड्रेट पर काबू रखें। वही इब्न सीना यानी एविसेना कहते थे, मिठाइयां छोड़ दें और हल्का भोजन करें। आज डॉक्टर्स शुगर के लिए मेटफॉर्मिन देते हैं, जो पौधों से ही तैयार होता है। उस जमाने में इब्न सीना मेथी और लुपिन जैसी जड़ी बूटियां देते थे, जो ठीक इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। आज के विशेषज्ञ फिटनेस और एक्सरसाइज पर जोर देते हैं, जबकि इब्न सीना घुड़सवारी और पैदल चलने की सलाह देते थे। आज मनोवैज्ञानिक मरीजों को तनाव कम करने में मदद करते हैं, लेकिन सदियों पहले इब्न सीना उन्हें सुकून भरी बातों और संगीत के जरिए ठीक करते थे। है ना कमाल की बात? 1000 साल बीत गए, तकनीक बदल गई। आज हमारे पास सिरिंज में शुद्ध इंसुलिन है और सटीक जांच करने वाली मशीनें हैं, लेकिन इलाज की जो बुनियादी सोच है, वह आज भी बिल्कुल वही है। पुराने समय के वैद्यों के पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, पर उनके पास गजब का अनुभव और समझ थी। वे केवल किसी एक बीमार अंग का नहीं, बल्कि पूरे इंसान का इलाज करते थे। वे जानते थे कि शरीर और मन का रिश्ता अटूट है, और इसी समग्र सोच की वजह से वे उस दौर में भी चिकित्सा के असली चमत्कार कर दिखाते थे, जिसे हम गलती से पिछड़ा हुआ या अज्ञानता का द्वार मान लेते हैं। आज के समय में हर कोई आसान रास्ता ढूंढ रहा है। लोग इंटरनेट पर किसी ऐसे जादुई काढ़े या गुप्त नुस्खे की तलाश में रहते हैं, जिसे पीकर वे मनचाहा खाना भी खाते रहे और बीमार भी न हो। लेकिन महान चिकित्सक इब्न सीना की कहानी इस खतरनाक भ्रम को तोड़ती है। हकीकत तो यह है कि दुनिया में ऐसी कोई जादुई जड़ी बूटी नहीं है। इतिहास के सबसे बड़े हकीम भी उस इंसान को ठीक नहीं कर सकते थे, जो खुद को बदलने के लिए तैयार न हो। प्राचीन चिकित्सा का असली रहस्य दवाओं में नहीं, बल्कि कड़े अनुशासन में छिपा है। मेथी हो या अनार, ये औषधियां तभी असर करती थीं जब उन्हें सही खानपान के साथ लिया जाता था। अगर कोई आपसे वादा करता है कि एक चमत्कारी जड़ से आपकी डायबिटीज हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी, तो उसकी बातों में न आए। इब्न सीना के कड़े नियमों को याद कीजिए। वे अपने मरीजों की पूरी जीवन शैली बदल देते थे। उनके सोने के तरीके से लेकर उनके पीने के पानी तक हर चीज पर ध्यान दिया जाता था।
स्वास्थ्य कोई जादू नहीं, बल्कि हर दिन की मेहनत का परिणाम है। प्राचीन चिकित्सा प्रकृति के नियमों की गहरी समझ और अपने शरीर के प्रति सम्मान का नाम है। बीमार होने पर आधुनिक विज्ञान की मदद जरूर लें, लेकिन अपने पूर्वजों के ज्ञान को कभी न भूलें। सही आहार, मन की शांति और शरीर की गतिशीलता, यही वो तीन स्तंभ है जिस पर सेहत की नींव टिकी है। और सच तो यही है कि यह नियम हमेशा से था और हमेशा रहेगा। अक्सर हम अपने पूर्वजों को कमतर समझते हैं। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है और उन्हें कुछ नहीं। लेकिन जब हम इब्न सीना, एविसेना जैसे महान विद्वानों के काम को गहराई से देखते हैं, तो दिल सम्मान से भर जाता है। सोचिए, उस दौर में इस इंसान ने अकेले एक तेल के दिए की रोशनी में उस बीमारी का सटीक वर्णन किया, जो आज दुनिया के लिए एक बड़ी महामारी बन चुकी है। उन्होंने इलाज का एक ऐसा तरीका विकसित किया जिसने वाकई लोगों को नया जीवन दिया। उनकी महान कृति द कैनन ऑफ मेडिसिन का दुनिया की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ और सदियों तक यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में उनके तरीकों को पढ़ाया गया। आज जब मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब भी वैज्ञानिक इब्न सीना की किताबों में नए विचार और समाधान खोज रहे हैं। वे उन जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहे हैं जिनका जिक्र उन्होंने सदियों पहले किया था। तनाव और शुगर लेवल के बीच जो संबंध उन्होंने बताया था, आज की आधुनिक रिसर्च भी उसे बिल्कुल सही मानती है। इब्न सीना ने हमें एक महान विरासत दी है। उन्होंने साबित किया कि अगर हम प्रकृति को गौर से समझे और तर्क का साथ न छोड़े, तो बड़े चमत्कार हो सकते हैं। उनका नजरिया हमें अपने शरीर की आवाज सुनना सिखाता है, ताकि हम उन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज न करें जो शरीर हमें देता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाना सीखे। याद रखिए, डॉक्टर आपको सिर्फ दवा लिखकर दे सकता है, लेकिन उस दवा को नियम से खाना और खराब खानपान को छोड़ना, यह पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है। मधुमेह, मधुमेह के उपचार की कहानी प्राचीन चिकित्सा के विशाल इतिहास का महज एक छोटा सा हिस्सा है। न जाने इन पुरानी पांडुलिपियों में और कितने रहस्य दफन हैं, कितने ही ऐसे भुला दिए गए नुस्खे हैं जो आज भी लोगों की मदद करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम तो बस इस पुराने ज्ञान को फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं, मगर यह समझना बहुत जरूरी है कि हजारों साल पुरानी इन सलाहों को समझदारी से ही अपनाना चाहिए। अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को कभी भी खुद से बंद न करें। मेथी दाना और ल्यूपिन इलाज में बेहतरीन मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंसुलिन की जरूरत है, तो ये उसका विकल्प नहीं बन सकते। फिर भी इब्न सिना का स्वास्थ्य दर्शन हर किसी के लिए बहुत सरल और उपयोगी है। सादा खाना खाएं, फालतू की चिंता न करें, हर दिन शारीरिक गतिविधि करें और एक ठंडे, शांत कमरे में सोए। इन छोटी छोटी बातों पर एक पैसा भी खर्च नहीं होता, लेकिन ये आपको अनगिनत बीमारियों से बचा सकती है। इब्न सिना कहते थे कि एक वैद्य की नजर बाज जैसी तेज, हाथ एक युवती जैसे कोमल, बुद्धि सांप जैसी चतुर और दिल शेर जैसा निडर होना चाहिए। इस जटिल बीमारी के प्रति उनके नजरिए को देखकर एहसास होता है कि वे खुद भी ऐसे ही महान हकीम थे, एक ऐसे चिकित्सक जो अपने समय से 1000 साल आगे की सोच रखते थे। आज का हमारा यह सफर वाकई हैरान कर देने वाला था। कहाँ हम पेशाब के स्वाद और चींटियों के टीलों की बात कर रहे थे, और कहाँ हम डाइट और जड़ी बूटियों के उन सटीक नुस्खों तक पहुंच गए जो आज भी उतने ही कारगर हैं। हमने देखा कि डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इस सच को हमसे ओझल रखा गया, या शायद हम ही इतिहास की उन महान उपलब्धियों को भूल बैठे। महान हकीम इब्न सीना ने यह साबित कर दिया था कि बिना किसी हाईटेक लैब या सुई इंजेक्शन के भी शरीर को बीमारियों से बचाया जा सकता है। उनका राज किसी जादुई गोली में नहीं, बल्कि जीवन शैली को पूरी तरह बदलने में छिपा था। सही खानपान, शारीरिक मेहनत, मन की शांति और कुदरती जड़ी बूटियां प्राचीन काल के इस असरदार मेल को आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह सही मानता है।
ये उन लोगों के लिए एक बड़ी सीख है जो सेहत के लिए सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं। अगर इस वीडियो ने मेडिकल इतिहास को लेकर आपकी सोच बदल दी है, तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सेहत के रहस्यों और पुराने दौर के महान वैद्यों और हकीमों से जुड़ी कोई भी जानकारी आप मिस न करें। और सबसे जरूरी बात, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इब्न सीना का कौन सा तरीका सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या आप जौ का पानी पीना चाहेंगे या मेथी का इस्तेमाल शुरू करेंगे? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।